फेसबुक जैसी टाइकून कंपनी को तोड़ देना चाहिए। फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है कि यह मनमानी करने लगी है, ये कंपटीशन को खत्म कर रही है और यूजर्स के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। यह कहना है अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट और 48 राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स का। उन्होंने फेसबुक के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए हैं। क्या है यह पूरा मामला और कैसे यह हम सबकी सोशल मीडिया लाइफ से जुड़ा हुआ है, पिन एंड पोस्ट में जानेंगे आज इन्हीं बातों को। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ओंकार। चलिए शुरू करते हैं। Did anyone at Facebook have a conversation at the time that you became aware of this breach and have a conversation wherein the decision was made not to contact the users? Senator, I don't know if there were any conversations at Facebook overall because I wasn't in a lot of them, but On that subject. yeah, I mean, I'm not sure what other people discussed. 2004 में ऑर्कुट के जमाने में एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया, फेसबुक। शुरुआत में इसे सिर्फ कंप्यूटर पर ही खोला जा सकता था। ऑर्कुट के उलट इसमें स्टेटस अपडेट और फोटो एक्सचेंज किया जा सकता था। लेकिन बात बहुत ज्यादा बनती नहीं थी क्योंकि कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी हमेशा इस सोशल मीडिया नेटवर्क पर जाने के लिए। बड़ी क्रांति 2010 में हुई। For 2010, we're going to take the biggest leap since the original iPhone. And so today, we're introducing iPhone 4, the fourth generation iPhone. इसके साथ ही कंप्यूटर स्मार्टफोन में कैद होकर हमारी पॉकेट में आ गया। नोकिया जैसी कंपनियां डूब गई और नए नए स्मार्टफोन निर्माता बाजार में आने लगे। इसी दौर में दो अमेरिकी युवाओं ने एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू किया। इसका नाम था बर्बन। बाद में इसका नाम पड़ा इंस्टाग्राम। ये एक फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था जहां पर फोटो लीजिए और उनमें कुछ फिल्टर लगाकर उन्हें शेयर कर दीजिए। फिल्टर इसका सबसे कूल सिस्टम था। ये वो दौर था जब ज्यादातर अमेरिकियों की जेब में स्मार्टफोन आ गया था। वो फोटो भी खूब खींचा करते थे। अब फोटो खींचकर सीधे स्मार्टफोन से इंस्टाग्राम पर अपलोड होने लगे और इंस्टाग्राम सिलिकॉन वैली और सेलिब्रिटी दुनिया में एक बड़ी चीज बनने लगा था। इसी लम्हे पर मार्क जकरबर्ग, जो फेसबुक के संस्थापक हैं, उनको अंदाजा हो गया था कि इंस्टाग्राम एक बड़ी चीज होने वाली है। मार्क जकरबर्ग के पास दो ऑप्शन थे। एक तो कोई ऐसा अपना प्रोडक्ट लॉन्च करे जो इंस्टाग्राम को टक्कर दे सके, दूसरा इंस्टाग्राम को खरीद लें। जकरबर्ग ने दूसरा ऑप्शन चुना। उन्होंने अपनी कंपनी के कुछ बहुत ही करीबी और विश्वस्त लोगों को जो ईमेल लिखे, उन ईमेल्स में मार्क जकरबर्ग ने लिखा, ये बिजनेस अभी बच्चे हैं, लेकिन अगर ये स्टैब्लिश हो गए तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होंगे। आखिरकार 2012 में फेसबुक ने 13 लोगों की कंपनी इंस्टाग्राम को खरीद लिया, वो भी $1 अरब में। तब ये एक रिकॉर्ड सौदा था। लेकिन अब यही ईमेल मार्क जकरबर्ग और फेसबुक की मुसीबत बने हुए हैं। कैसे? आगे का मामला सुनिए, आपको खुद ही अंदाजा होने लगेगा। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू। इंस्टाग्राम को अपनी झोली में डालने के बाद फेसबुक की नजर पड़ी स्नैपचैट पर। 2012 के आसपास स्नैपचैट बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा था अमेरिका में। इसका सबसे खास फीचर था स्टोरी, जो सिर्फ 24 घंटे दिखती थी और उसके बाद डिसअपीयर हो जाती थी। फेसबुक ने स्नैपचैट को खरीदने के लिए $3 अरब की पेशकश की, लेकिन स्नैपचैट के सीईओ इवान स्पीगल ने यह डील ठुकरा दी। इसके बाद फेसबुक ने स्नैपचैट का जो स्टोरी फीचर था वो कॉपी किया और उसे इंस्टाग्राम स्टोरी बना डाला। जो इंस्टाग्राम स्टोरीज आज हम देखते हैं, ये वहीं से आया हुआ है। इसके बाद अगले कुछ सालों तक स्नैपचैट की ग्रोथ रुक गई और उसके बाद माइनस में जाने लगी। इस तरह से फेसबुक ने स्नैपचैट से स्टोरी ऑप्शन उठाया। लेकिन मामला यही नहीं रुका। 2013 में फेसबुक ने ग्लोबल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को $19 अरब में खरीद लिया। तब से अब तक दुनिया भर में फेसबुक 70 से ज्यादा छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को खरीद चुका है। इस तरह की डील्स पर आशंकाएं कई उठती थी, लेकिन विवाद कभी नहीं हुआ। माना जाता था कि कारोबार में ऐसा चलता है, एक बड़ी कंपनी दूसरी छोटी कंपनियों को खरीदती चली जाती है, या इस तरह के अधिग्रहण या सौदे होते रहते हैं, डील्स होती रहती हैं। इस तरह वक्त बीतने के साथ साथ फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया।
आज 7 अरब से ज्यादा आबादी वाली दुनिया में फेसबुक के करीब करीब 3 अरब यूजर्स हैं। लेकिन मामले में टर्निंग पॉइंट आया 2016 में। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हुए जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। लेकिन बाद में जांच जब हुई चुनाव प्रक्रिया की, तो उस दौरान पता चला कि कैसे फेसबुक और उसके डेटा ने इन चुनावों को प्रभावित किया है। इसी दौरान ब्रिटेन की एक कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम सामने आया। जांच में पता चला कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास 5 करोड़ अमेरिकियों का डेटा पहुंचा। Heard the report that this developer, Alexander Kogan, had sold data to Cambridge Analytica. That's in violation of our terms. Correct. And were you a part of a decision? Were you part of a discussion that resulted in a decision not to inform your users? लेकिन बात सिर्फ अमेरिकियों के डेटा पर ही नहीं रुकी। कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास दुनिया भर के देशों से फेसबुक यूजर्स का डेटा पहुंचा। जांच में ये बातें साफ होने लगी कि कैसे फेसबुक ने यूजर्स की प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज किया है और उनका डेटा थर्ड पार्टीज को दिया है। इस डेटा का इस्तेमाल ब्रेक्जिट में किया गया, इस डेटा का इस्तेमाल अमेरिकी चुनावों में किया गया। दुनिया के कई देशों में पॉलिटिकल पर्पस के लिए लोगों तक या यूजर्स को सेलेक्टिवली टारगेट करके उन तक खास मैसेज पहुंचाया गया। कई बार वो मैसेज फेक न्यूज की शक्ल में होता था, कई बार वो मैसेज इस तरह का होता था जो समाज को डिवाइड करे। ये सारी चीजें फेसबुक के जरिए हो रही थी। जांच में ये सारी चीजें सामने आते ही अमेरिका में दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों जो मुख्य दल हैं, राजनीतिक दल, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे वो रिपब्लिकन्स हों, वो इस बात पर एकमत हो गए कि फेसबुक के डेटा का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। और यहीं पर फेसबुक के खिलाफ जो जांच है वो बहुत एक्सटेंसिव ढंग से होने लगी और फेसबुक पर अमेरिकी अधिकारियों की ग्रिप जो है वो मजबूत होती चली गई। और अब लौटते हैं एक बार फिर फेसबुक के खिलाफ दायर मुकदमों पर। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कि सोशल मीडिया जगत में उसका एकाधिकार चल रहा है। उसने कंपटीशन को खत्म कर दिया है और कंपटीशन खत्म होने के साथ साथ कंज्यूमर्स यानी यूजर्स के सामने ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं, जो बाजार के लिए अच्छी चीज नहीं है। वहीं फेसबुक का कहना है कि 2012 में जब उसने इंस्टाग्राम को खरीदा, वो सौदा हो रहा था, तब फेडरल ट्रेड कमीशन ने ही इस सौदे को ग्रीन सिग्नल दिया था। अब उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे विवाद से एक बात तो साफ हो गई है कि सोशल मीडिया सिर्फ स्टेटस अपडेट कर देने या फोटो अपलोड या एक्सचेंज कर देने तक सीमित नहीं है। इसका असर बहुत ही बड़ा है और ये 2012 से लेकर 2020 तक का पहुंचते पहुंचते ये हम सब लोग जान चुके हैं। यही वजह है कि यूरोपीय संघ ने हाल ही में दिग्गज टेक कंपनियों के लिए एक कड़ा कानून बनाया है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए अपनी राय। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने पिन एंड पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए। अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।